देखिए, जनपद टिहरी पर आज हमारा डिस्कशन होना है। तो सबसे पहले तो हम इसका जो भौगोलिक दृष्टिकोण से क्या महत्व है, कौन-कौन से देश या राज्य या फिर जिले से लगते हैं, उसको हम पहले मैप के थ्रू देख लेते हैं, फिर आगे हम उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश की हो, चाहे उत्तराखंड की हो, तो मैप देखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। मैप से ये चीज़ें आपको याद रहती हैं और आपने देखा ही होगा कि एक या दो क्वेश्चन तो आपके हमेशा भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर आ ही जाते हैं। ठीक। तो देखिए टिहरी आपको दिख रहा होगा इसमें, इस मैप में टिहरी गढ़वाल आपको ग्रीन कलर से दिख रहा होगा, रुद्रप्रयाग, देहरादून, उत्तरकाशी और पौड़ी गढ़वाल के बीच में। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये हो गई है, टिहरी भी एक ऐसा जिला है जो जिसकी कोई अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनती। ऐसा ही जिला मैंने आपको इससे पहले जो पढ़ाया है उसमें बागेश्वर था, सॉरी बागेश्वर नहीं, अल्मोड़ा था, जिसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनती है। तो टिहरी भी एक ऐसा जिला है, तो लिख लीजिएगा इसमें आप कि टिहरी की कोई अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनती है। अब तो सीमाएं इसकी उत्तराखंड के ही जिलों से बनती है। उत्तर में इसके उत्तरकाशी है, बहुत इजी है याद करना, उत्तर में उत्तरकाशी। इसके पूरब में रुद्रप्रयाग है, पश्चिम में इसके देहरादून है और दक्षिण में इसके पौड़ी गढ़वाल है। ठीक है, बस केवल 4 ही जिलों से इसकी सीमा बन रही है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अब हम टिहरी के विषय में और जो बातें हैं वो जानते हैं। आज इस क्लास के बाद हमने नैनीताल डिस्ट्रिक्ट पर भी डिस्कशन करना है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, अपना टाइम मैनेज कीजिएगा। देखिए, टिहरी जनपद का नामकरण त्रिहरि, त्रि मतलब कि 3, हरि मतलब, अब हरि शब्द का तो जो प्रयोग है वो हम विष्णु के लिए भी करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, छोटा रि आता है। ठीक है, त्रिहरि मनसा वाचा कर्मणा। ठीक है, तीनों पापों से मुक्ति का स्थल इसको माना गया है। ओके, भागीरथी और भिलांगना के संगम पर टिहरी या टिपरी नामक स्थान पर सुदर्शन शाह ने अपनी एक राजधानी बनाई थी। ऐसा माना जाता है कि कालांतर में इसी को टिहरी की जगह पर टिहरी कहा जाने लगा होगा या टिपरी की जगह पर टिहरी कहा जाने लगा होगा। त्रिहरि का अर्थ 3 जल या त्रिवेणी से भी लिया जाता है। यहाँ पर भागीरथी भिलांगना के अलावा एक पाताल गंगा का भी संगम होता है। ठीक है, डॉक्टर रबराल जो कि अ, हमारे प्रमुख इतिहासकारों में से एक है उत्तराखंड के, उनके अनुसार टिहरी का नाम जो है वो टिहरी या टिपरी का रूपांतरण है। तो अब आप देख लीजिएगा इसको, इसका संबंध किससे स्थापित हो रहा है, सुदर्शन शाह की राजधानी से। सुदर्शन शाह ने भागीरथी और भिलंगना के संगम पर अपनी राजधानी बनाई थी, जिसको उन्होंने टिहरी कहा और कालांतर में यही टिहरी के नाम से जाने लगा। तो लिख लीजिएगा इसका जो नाम है वो क्या है, टिहरी या टिपरी है। मुख्यालय इसका नई टिहरी है। पड़ोसी जिले, देश व राज्य रुद्रप्रयाग, देहरादून, उत्तरकाशी, पौड़ी बता चुका हूँ आपको मैं। ठीक है, क्षेत्रफल इसका महत्वपूर्ण नहीं है इतना। ठीक है, जनघनत्व महत्वपूर्ण नहीं है। तहसील में आते हैं, 12 तहसीलें हैं, टिहरी, प्रतापगढ़, घनसाली, देवप्रयाग, जाखनीधार, नरेंद्र नगर, धनौल्टी, कंडी सौण, कजा, नैनबाग, कीर्तिनगर, बालगंगा। देखिए, ये आप लोगों को जो तहसीलें, विकास खंड या उप तहसीलें जब पढ़ाई जाती हैं, तो उसका उद्देश्य ये नहीं है कि आपको सब याद करनी है। बस परीक्षा में, एग्जाम में जो क्वेश्चन आपका है वो ऐसे आ सकता है कि बताइए घनसाली तहसील किस जिले के अंतर्गत आती है। ऐसे प्रश्न बन सकता है, तो उसमें पता होना चाहिए वो घनसाली कहाँ पड़ता है। ठीक है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए तो बताइए मुक्तेश्वर कहाँ पड़ता है, तो नैनीताल में पड़ता है, क्योंकि आप रहते हैं नैनीताल में, आपने देखा हुआ है नैनीताल पूरा, तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि टनकपुर किस जिले में पड़ता है, टनकपुर चंपावत जिले में पड़ता है, क्योंकि आप उस साइड को जाते रहते हैं, आपने देखा हुआ है। लेकिन टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी ऐसे जिले शायद आपने नहीं घूमे होंगे, तो उसके संबंध में आपको शायद पूरी जानकारी ना हो, तो इसके लिए आप लोगों को ये बताया जाता है, इसको आप नोट कर लिया करो, ताकि कल की डेट में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप रिकॉग्नाइज कर सकें। उप तहसीलें देखिए, पावकी देवी और मदन नेगी, विकास खंड चंबा,
ये प्रश्न पूछा गया है चंबा कहाँ है करके, ठीक है। पिछले समूह में या फिर कहीं मैं देख रहा था अभी बीच में, कल परसों में, तो ये प्रश्न पूछा गया है कि चंबा किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन में थे आपके देहरादून, टिहरी और उत्तरकाशी। तो देखिए आप लोग खुद समझ रहे हैं कि ये चंबा जो है कहाँ पर है आपका, टिहरी जिले में है। जब आप ऋषिकेश से टिहरी की तरफ को निकलते हैं तो रास्ते में आपको चंबा पड़ जाता है नरेंद्र नगर जाते हुए, ठीक है। धौला धौलाधार, प्रतापनगर, भिलंगना, जौनपुर, जाखणीधार, देवप्रयाग, कीर्तिनगर और नरेंद्र नगर, ठीक है। ये सब क्या है आपके विकास खंड। तो कुल 12 तहसीलें, 2 उप तहसीलें और 9 विकास खंड टिहरी जिले में पाए जाते हैं। या फिर विधानसभा सीटें यहाँ पर 6 हैं। टिहरी है, घनसाली एससी सीट है। देखो आप जो भी जिले पढ़ रहे हैं उसमें विधानसभा सीटें पक्का लिखें आप। और डेफिनेटली ये जो एससी सीटें आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, ठीक है। निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट अनारक्षित नहीं है, या निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट जो है वो अनारक्षित है, और कौन कौन सी आपकी आरक्षित है, ठीक है। आरक्षित, अनारक्षित, ये विधानसभा सीट आपको याद होनी चाहिए। तो मुश्किल से कुछ ही सीटें होती हैं आरक्षित, तो उनको याद कर लीजिए, बाकी बची हुई आपकी अनारक्षित हो जाएंगी। घनसाली क्या आपकी आरक्षित सीट है एससी कैटेगरी के लिए। देवप्रयाग, नरेंद्र नगर, प्रतापनगर और धनौल्टी, ये कुछ यहाँ पर 6 लगभग विधानसभा सीटें हैं। संक्षिप्त इतिहास क्या है सबको इसका। पुराणों से विदित होता है कि गुरु वशिष्ठ मुनि अपनी पत्नी अरुंधति को साथ लेकर हिमदाव पर्वत में निवासित हुए थे। वर्तमान में इसे हिंदू सॉरी हिनु हियूदाब कहा जाता है। स्कंद पुराण में यह जगह धनवंती के नाम से उल्लिखित है। ये स्कंद पुराण में जो भी उल्लेख है उसको आप जरूर याद रखें। स्कंद पुराण में टिहरी जो है उसका नाम क्या है, धनुवंती। केदार खंड में धनुष तीर्थ के रूप में वर्णित है। तो धनुवंती, धनुष तीर्थ, ये नाम याद रख लीजिएगा आप, ठीक है। जो पुराणों में नाम दिए गए हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इसको जरूर याद करें। गोरखा काल के बाद इस क्षेत्र के में टिहरी रियासत की नींव किसने रखी थी, सुदर्शन शाह ने लगी थी। अभी आपको बताया भी था कि सुदर्शन शाह ने टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था, तो कालांतर में वही टिहरी बन गया, ठीक। 1 अगस्त 1949 को टिहरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। कि टिहरी, क्योंकि टिहरी क्या था ना, जब देश आजाद हुआ तो उस समय ये एक रियासत थी, है ना। आपने पढ़ा होगा कि देसी रियासतें थी बहुत सारी, जिनको फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एकत्रित किया, इसीलिए उनको लौह पुरुष भी कहा जाता है ना। कि उन्होंने सबको क्या किया था, इकट्ठा कर लिया था, राइट। तो जो टिहरी देसी रियासत थी वो 1 अगस्त 1949 के दिन भारत राज्य में शामिल हुई थी, भारत गणराज्य में शामिल हुई थी। और उत्तराखंड के अंदर टिहरी एकमात्र रियासत थी, बाकी तो पूरा ऑलरेडी ब्रिटिश भारत के अंदर था, है ना। तो ये जानकारी आप लोगों को होगी ही कि जितने क्षेत्र में ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल चलता था उसको ब्रिटिश भारत कहा जाता था। और जैसे ही भारत आजाद हुआ तो वो क्षेत्र अंग्रेजों से जो हमारे भारतीय संविधान करता था उनके हाथ में आ गया था। लेकिन देसी रियासतें जो कि राजाओं के हाथ में थी, बस जो अंग्रेज थे वहां कंट्रोल कर रहे थे, वो क्षेत्र स्वतंत्र कर दिए गए थे, ठीक है। उनमें से एक टिहरी भी था, ओके। तो सुदर्शन शाह के समय ये पूरा जनपद जो था वो रवाई, टकनौर, चिल्ला और देवप्रयाग 4 थानों में विभक्त था। अंग्रेज कालीन दस्तावेजों में गढ़वाल राज का नाम इसको दिया गया है। टिहरी शहर की एकमात्र शान और गौरव का प्रतीक घंटाघर को कीर्ति शाह ने 1857 में बनाया था, 97 में बनाया था। अब 1897 में बनाया था ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस कीर्ति शाह ने क्या किया था, यहाँ पर घंटाघर बनाया था, ये याद रख लीजिएगा आप लोग, हो जाएगा। जो कि महारानी विक्टोरिया हीरक जयंती की स्मृति में था। 1919 में नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर की स्थापना की थी। नरेंद्र नगर की स्थापना किसने की थी, नरेंद्र शाह ने की थी, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। और राजधानी टिहरी से नरेंद्र नगर स्थापित कर दी। राजा सुदर्शन शाह ने सभाकार नामक ग्रंथ की रचना की है। सभासार नामक ग्रंथ की रचना की है।
ये सब इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये बोलते आ रहा हूँ, उसको लिखते हुए चलिए आप लोग हो सके तो। ठीक है। राजा सुदर्शन शाह ने सभासार नामक ग्रंथ की रचना की और 60वें राजा के रूप में मानवेंद्र शाह ने गद्दी संभाली और इस प्रकार से मानवेंद्र शाह ही टिहरी का अंतिम राजा माना जाता है। ठीक है। तो 5 अक्टूबर 1946 में मानवेंद्र शाह गद्दी पर बैठा और 1949 में 3 साल बाद क्या किया इसने, इसको भारतीय गणराज्य के सुपुत्र कर दिया। 5 अक्टूबर ये तो हो गया। टिहरी नई टिहरी बसाने के लिए बोराड़ी गांव को चुना गया, जो कि अब मुख्य स्थल के रूप में नई टिहरी है। टिहरी में स्वामी विवेकानंद ने यहाँ विशाल आश्रम बनवाने की योजना बनाई थी। वे अपने गुरु भाई अखंडानंद के साथ टिहरी आए थे, किंतु अस्वस्थता के कारण योजना त्याग दी। स्वामी दयानंद सरस्वती भी टिहरी नगर में आए थे। स्वामी रामतीर्थ 1873 में जन्मे, महाराज कीर्ति शाह के गुरु थे और इन्होंने, कीर्ति शाह कौन है, जिन्होंने घंटा घर बनाया था। ठीक है। इन्होंने 1902 में जापान में सर्वधर्म सम्मेलन का में भाग लिया था, जिसके लिए वित्तीय सहयोग कीर्ति शाह द्वारा दिया गया था। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 1990 तक टिहरी जनपद का मुख्यालय क्या था, नरेंद्रनगर था, जो कि अब नई टिहरी बन चुका है। इसके बाद ये नाम आ रहा है कवि गुमानी पंत। तो आपसे मेरा प्रश्न है, मैंने पढ़ाया है आपको, गुमानी पंत का संबंध किस क्षेत्र से है, बताइए। ऑप्शन दे रहा हूं आपको, काशीपुर, रुद्रपुर, नानकमत्ता या फिर अल्मोड़ा। काशीपुर से संबंध है, ठीक है ना। तो गुमानी पंत जो है काशीपुर के हैं, ये भी याद रखिएगा आप लोग। किस जिले के प्रमुख जो व्यक्ति हैं उनके नाम मैं आपको भेज ही रहा हूँ, लिखवा भी रहा हूँ, तो उनको थोड़ा सा याद करो, जो इम्पोर्टेंट है वो। अब बात करते हैं टिहरी बांध की। तो सबसे पहले बात तो ये कि टिहरी बांध जो है वो हमारे उत्तराखंड का भी विषय है, साथ ही साथ आपका ये ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का भी विषय है। तो टिहरी बांध भागीरथी और भिलांगना के तट पर विश्व का चौथा एवं भारत का सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध है, बड़ा बांध नहीं है। हाँ, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे लंबा, ये तीन अलग अलग चीजें हैं। इसे सुमन सागर व स्वामी राम तीर्थ सागर के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, स्वामी राम तीर्थ सागर के नाम से इनको जाना जाता है। राइट। इसके बाद इसे राष्ट्र का गांव की उपमा भी दी जाती है। तो राष्ट्र का गांव किसे कहा जाता है, टिहरी बांध को। ठीक है, याद रख लीजिएगा इसको आप, ये जितने भी उपनाम होते हैं ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। यह 42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, इंपॉर्टेंट नहीं है। निर्माण कार्य 1961 में इसकी जांच हुई कि कहाँ पर कैसे काम किया जाएगा। रूपरेखा तैयार हुई 11 साल बाद 1972 में, और फिर 6 साल बाद इसका कार्य आरंभ कर दिया गया। ठीक है। इसकी कुल क्षमता कितनी, ये याद रख लेना आप, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, 2400 मेगावाट, जो कि 3 इकाइयों में बटा हुआ है। ठीक है। तो टिहरी बांध की जो कुल क्षमता है वो है 2400 मेगावाट, जिसको 3 इकाइयों में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं हम। लंबाई इसकी है 575 मीटर। ये पूरा इंपॉर्टेंट है। हाँ, टिहरी बांध बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को वैसे पता होगा। इसकी देखरेख के लिए टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन 12 जुलाई 1988 को किया गया। ठीक, जिसका मुख्यालय ऋषिकेश में है, और यह 30 जुलाई 2006 को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। 10 दिसंबर 2004 से 4 व्यावसायिक नावों की इसमें शुरुआत की गई है, मतलब कि आप जाकर के वो पर्यटन का स्थल भी बन चुका है। ठीक है। टिहरी बांध में डूबे प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र जो हैं टिहरी बांध में डूब गए हैं, तो गणेश प्रयाग है। गणेश प्रयाग सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने कल ही आपको पढ़ाया, आई थिंक, जहां तक मुझे याद आ रहा है ना। जब मैंने आपको 14 प्रयाग पढ़ाए थे, मैंने आपको बोला भी था गणेश प्रयाग पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है करके। तो बताओ कि किन दो नदियों के संगम में बनता है गणेश प्रयाग, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आपको पढ़ा रखा है मैंने। टिहरी रियासत के विरुद्ध जन, हाँ, कहाँ, जिला तो चमोली रहेगा ना, नहीं, चमोली में कहाँ से हो जाएगा, गणेश प्रयाग तो टिहरी में है ना। चमोली जब मैं कल आपको पढ़ा रहा, हाँ, कल मैं आपको जब चमोली जिला पढ़ा रहा था ना, उसमें, हाँ, उसमें कुछ क्या, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना।
तो क्योंकि जब मैं आपको कल टिहरी पढ़ा रहा था तो उसमें कुछ प्रयाग आ रहे थे विशेष, जो मेन प्रयाग हैं, जो देव, ये क्या बोलते हैं आपका, रुद्रप्रयाग वगैरह है ना, कर्णप्रयाग वगैरह। तो उसी उसी के चलते आप लोगों को सभी सारे प्रयाग पढ़ा दिए थे मैंने, जितने भी है ना मेन मेन। तो गणेश प्रयाग भी उसमें बहुत मुख्य है, पूछा जाता है। तो कौन कौन सी नदी के किनारे बताओ, कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, बताओ जरा, बताओ किन दो नदियों का संगम होता है गणेश प्रयाग में? टिहरी रियासत के विरुद्ध जन आंदोलन 23 जनवरी 1939 को देहरादून में स्थापित संगठन प्रजामंडल ने शुरू किया था, और इसके संस्थापक गोविंद राम भट्ट और शंकर भट्ट थे। मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ प्रश्न पूछेंगे एग्जाम में आपसे। 11 जनवरी 1948 को बडियारगढ़ क्षेत्र में आयोजित घड़ियाल देवता के मेले में नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी द्वारा एक सभा आयोजित की गई, जिसका पुलिस ने विरोध किया तथा गोलीबारी की गई। इसमें उक्त दोनों युवा शहीद हो गए और इसे कीर्तिनगर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो कीर्तिनगर विद्रोह के प्रमुख प्रमुख जो अभियुक्त हैं वो कौन कौन है? नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी। बस ये दो नाम इस हेतु याद रख लीजिए आपकी, ठीक है, कि कीर्तिनगर विद्रोह से का संबंध किससे है। चलिए, फिर अंग्रेज सरकार को सहायता देने के लिए कर बढ़ाए गए। टिहरी रियासत के समय प्रमुख आंदोलन कौन कौन से हुए? आंदोलन एक नजर आप देख लोगे, देख लेना, आपको भेजा हुआ डॉक्यूमेंट में, मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ज्यादा, ठीक है। वन आंदोलन बहुत मुख्य है, इसका वन आंदोलन पढ़ते हैं हम, ये तो पूछा भी जाता है आपसे। मुख्य चमोली और पौड़ी में प्रसारित जो वन आंदोलन है, इसका संबंध पौड़ी और चमोली से है, ठीक है। 1915 में सौनिया शेर तथा बिसाऊ प्रथा के खिलाफ गोपाल सिंह राणा ने आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन इसी का विस्तारित रूप था। श्री राणा को आधुनिक किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। इस आंदोलन का विस्तार ककोड़ा खाल, रमोली, सकलाना और पट्टी दशयूजा, जो कि चमोली में है, में लंबे समय तक चलता रहा। इसका परिणाम यह रहा कि 13 अप्रैल 1921 में पी विंडम की अध्यक्षता में गठित फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी, जिसके सदस्य जोत सिंह नेगी फॉरेस्ट विभाग से चयनित अधिकारी आदि थे, इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट इसमें दी, ठीक है। ये इसके बारे में है। तो मुझे लगता नहीं कि अंग्रेजों के समय के आपके जो आंदोलन है वो इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको रहने दीजिएगा। प्रमुख स्थल कौन कौन से देखिए यहाँ पर, खैट पर्वत है, खैट पर्वत को आप नोट कर लीजिएगा, सिर्फ इतना नोट कर लीजिए, खैट पर्वत किस जिले में है, तो आपका ये टिहरी जिले में है, ठीक है। इसके बाद नई टिहरी, चंबा, फिर जौनपुर, इसके बाद आपका जौनपुर की बहुत सारी सामाजिक प्रथाएं लिखी हैं इसमें, ये देख लीजिएगा आप। ज्वार प्रथा, पड़ियाल प्रथा, छुट प्रथा, बहुपति प्रथा, सल्टवाड़ा प्रथा, मात प्रथा, खलिक प्रथा, बुढ़ियात प्रथा, चौहती प्रथा, ठीक है, या ओडाल प्रथा। सिर्फ प्रथा का नाम याद कर लेना, आप किससे संबंधित है नहीं भी पढ़ोगे चल जाएगा। इसके बाद है प्रतापनगर। प्रतापनगर देखिए, प्रताप शाह द्वारा बसाया गया था, इसलिए इसका नाम प्रतापनगर रखा गया है, ठीक। इसके बाद प्रतापनगर के प्रमुख आकर्षण क्या क्या है, देखो, सेमू खेम। सेम का अर्थ होता है आपका दलदली भूमि, ठीक है। तो दलदली भूमि वाला क्षेत्र जो है उसको सेमू खेम कहा जाता है। सप्तसेन, देवप्रयाग, देवप्रयाग का नाम तो सुना ही है आपने, है ना। अलकनंदा और भागीरथी के संगम में बनता है। ये प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार कि अलकनंदा और भागीरथी के का संगम कहाँ होता है, तो देवप्रयाग में होता है। गंगा का उद्गम कहाँ से होता है, तो देवप्रयाग से होता है, ठीक है। गंगा का उद्गम देवप्रयाग से होता है, भागीरथी का उद्गम होता है आपका गौमुख से, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देवप्रयाग में जो भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, तो उसमें सात शिशु कहते हैं, भागीरथी को कहते हैं, और बहू से कहते हैं, अलकनंदा को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अलकनंदा का जो वेग है वो बहुत तेज है, वो छलबल करके आती है, तो इसलिए इसको बहू कहा जाता है। मतलब ऐसा कोई कुतर्क बनाया गया है इसमें, हालांकि ये सास बहू का संबंध हुआ ही नहीं ऐसा, ठीक है। बट दोनों ही
बड़ी नदियां हैं, तो इस कारण से जब दो बड़ी नदियां आपस में मिलती हैं तो उनका नाम चेंज हो जाता है। सतयुग में देव शर्मा नामक ऋषि ने तप किया था, अतः नाम देवप्रयाग पड़ा। ठीक है, नाम देवप्रयाग क्यों पड़ा है? क्योंकि देव शर्मा नामक एक ऋषि के तप करने के कारण इस क्षेत्र का नाम देवप्रयाग पड़ा है। मान्यता अनुसार राजा बलि ने भगवान से वामनावतार में यही पर 3 पग भूमि मांगी थी। ठीक है, और यहाँ पर 2 कुंड, ब्रह्म कुंड और वशिष्ठ कुंड हैं। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको, इसको याद कर लीजिएगा आप। वशिष्ठ कुंड और ब्रह्म कुंड। वशिष्ठ कुंड तो पूछा गया है एग्जाम में, कभी मैंने देखा है इसको। ठीक है, तो वशिष्ठ कुंड कहाँ पर है था प्रश्न तो आपका, ये देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ ऐसे रहता है। तो देवप्रयाग में आपका है वशिष्ठ कुंड। इसके बाद पंच प्रयागों में सर्वाधिक महत्व का ये स्थान है, क्योंकि यहाँ से गंगा बनती है। यहाँ का आश्चर्य है कि इस क्षेत्र में कौवे नहीं दिखाई देते। इस क्षेत्र को सुदर्शन तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ ही शंकर गुफा भी है। देवराज इंद्र ने यहाँ पर शिव उपासना की थी, अतः इसे इंद्रप्रयाग भी कहा जाता है। रावण वध के पश्चात भगवान श्री राम ने यहाँ पूजा की थी, और इसीलिए यहाँ पर एक रघुनाथ मंदिर भी स्थापित है। रघुनाथ मंदिर कहाँ पर स्थापित है ऐसा कोई प्रश्न नहीं आया, क्योंकि रघुनाथ मंदिर बहुत जगह स्थापित है। ठीक। माधो सिंह भंडारी की पुत्रवधु मथुरा वैराणी द्वारा गढ़वाल के अधिपति पृथ्वी शाह के शासनकाल का एक लेख भी यहाँ से मिलता है। और भागीरथी व नयार का संगम इंद्रप्रयाग कहलाता है, व्यास घाट। तो याद रखना कि इंद्रप्रयाग में किसका संबंध, किसका संगम होता है? भागीरथी और नयार नदी का। ठीक है, नयार में पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, 2 नयार हैं। इसके बाद देवप्रयाग नगर पंचायत का आधा भाग टिहरी तथा आधा भाग कहाँ पड़ता है आपका? पौड़ी में आता है। जो नदी है, नदी कटती है जहाँ से, उससे एक तरफ क्या है? पूरा टिहरी है, एक तरफ पूरा पौड़ी है। इसके बाद वर्ष 2017 में पर्यटन विभाग ने गंगा क्याक महोत्सव आयोजित किया था। ये करंट अफेयर्स में आपसे पूछा जा सकता है कि गंगा क्याक महोत्सव कब आयोजित किया गया? 2017 में किया गया। इसको आप नोट कर लीजिएगा विशेषकर। देवप्रयाग के प्रमुख आकर्षण क्या है? देखिए, पठैली का सूर्य मंदिर, कीर्तिनगर। कीर्तिनगर इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था आपको, है ना। कीर्ति शाह के नाम से बना है शहर, और कीर्ति शाह का महत्व क्या है मैंने बता दिया था। इसका पुराना नाम क्या है? बिडोली सेन। और यहाँ पर एक घंटा कर्ण मंदिर है, जो कि पट्टी लोस्तु के अंतर्गत ग्राम घंटियाल धार के अंदर आता है। ठीक है, नरेंद्र नगर 1921 में बसाया गया था, और मैंने बताया था आपको कि 1990 तक 1990 तक ये क्या था? टिहरी का मुख्यालय नरेंद्र नगर में ही था। और अभी नरेंद्र नगर जो है, वहां पर जो हमारी पुलिस अकादमी है उत्तराखंड की, उसकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो राज्य का एकमात्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, ये लिख लीजिएगा, एकमात्र पुलिस प्रशिक्षण अकादमी 1 मई 2011 से यहाँ शुरू की गई। ठीक है, तो याद रखना इसको, हाँ, कि पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है? नरेंद्र नगर में है। मुनि की रेती इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके नोट कीजिएगा। मुनि की रेती कहाँ है? टिहरी में है। लक्ष्मण झूला के निकट चंद्रभागा नदी के तट पर यह स्थित है। ठीक है, मुनि की रेती किस नदी पर स्थित है? किस नदी के तट पर है? तो चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, मुनि की रेती कहाँ है? टिहरी में है। किस नदी के तट पर है? तो चंद्रभागा नदी के तट पर है। इसे टिहरी गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसका पुराना नाम मौनी की रेती था, जो रैम ऋषि की तपस्थली के रूप में जाना जाता था। यह देश विदेश में आध्यात्मिक केंद्र के रूप में चर्चित है। 1815 तक यह ऋषिकेश के तहत शामिल था। ब्रिटिश गढ़वाल में चंद्रभागा नदी की सीमा रेखा माना गया तथा इसे टिहरी का हिस्सा बना दिया गया। ठीक है, डालवाला नगर, नील जलप्रपात। ठीक है, और देखिए तपोवन भी इम्पोर्टेंट है। तपोवन टिहरी का एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, आप नोट कर लीजिएगा। तपोवन किस जिले में पड़ता है? तो ये
टिहरी में पड़ता है। यह पर्यटन स्थल मुनि की रेती के निकट विजय सूत नाला पार करने के पश्चात पड़ता है। लक्ष्मण झूला इसके अंतर्गत ही आता है और यहाँ लक्ष्मण मंदिर और श्री राम मंदिर तथा ध्रुव मंदिर है। लक्ष्मण झूला राम झूला सुना होगा आपने ऋषिकेश जब गए होंगे कभी तो आप, ठीक है। लक्ष्मण झूला पुल का निर्माण 1889 में स्वामी विशुद्धानंद द्वारा कराया गया था, ठीक है। सॉरी, विशुद्धानंद की प्रेरणा से कलकत्ता से सेठ सूरजमल जुहानूवाला ने करवाया था, ऐसा कुछ है, देख लीजिएगा इसको। अब राज्य में स्थित प्रमुख तपोवन कौन कौन से देखो। एक तपोवन तो मुनि की रेती में है, एक तपोवन आपका देहरादून में है, ढाक तपोवन जोशीमठ में है, तपोवन लंगसी जोशीमठ में है, तपोवन कलाब बद्री ये मणिभद्रपुर में है, तपोवन धारचूला में भी है, कलाब तपोवन आपका नेटवाड़ में है और एक तपोवन आपको गंगोत्री में है। तो इतने सारे तपोवन है। जिले के अन्य प्रमुख आकर्षण क्या है देखो। सिद्धपीठ हटकुणी घनसाली में पड़ता है। ये सिद्धपीठ आपका विकासखंड में स्थित यह सिद्धपीठ मध्य हिमाद्री शैली में निर्मित है जो भैरवनाथ को समर्पित है। चंद्रबदनी मंदिर इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है। चंद्रकूट पर्वत पर स्थित ये चंद्रबदनी मंदिर जामड़ी खाल नामक स्थान पर नैक्री के समीप है। चंद्रबदनी नाम स्कंद पुराण के केदारनाथ खंड में उल्लेखित है। चंद्रबदनी मंदिर आप प्लीज नोट कर लीजिएगा। सिद्धपीठ तो और जगह भी है लेकिन चंद्रबदनी एक ही है। सुरकंडा देवी मंदिर भी आपका टिहरी के अंदर आता है, इसको भी नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है। चंद्रबदनी सुरकंडा देवी इंपॉर्टेंट है बहुत, नोट कीजिएगा। कुंजापुरी बूढ़ा केदार भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बूढ़ा केदार कहाँ है, नोट कर लीजिएगा इसको, क्योंकि ये जो हम केदारनाथ की जो क्या बोलते हैं इसको महत्व है, उतना ही महत्व इसका बूढ़ा केदार का भी है, ठीक है। आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा ही इसको स्थापित किया गया था। बालगंगा और धर्मगंगा के संगम पर ये स्थित है, ठीक है। अब इतना डीप पूछेगा तो याद रखना मुश्किल ही रहता है, लेकिन कोशिश करिएगा याद करने का। कि आप पहले तो याद रखिएगा कि बूढ़ा केदार कहाँ है, किस जिले में है, टिहरी में है और बाल गंगा और धर्मगंगा के तट पर है, ठीक है। फिर है ज्वालामुखी, बालकिलेश्वर, कुमारी देवी, संतरा देवी, मणिकनाथ, डुंडेश्वर महादेव और तिलका देवी, ठीक है। ये कुछ प्रमुख मंदिर हैं। फिर जिले की कुछ गुफाएं, ये पूछा गया एग्जाम में। हाँ, वशिष्ठ गुफा मैंने बताया था आपको सबसे पहले। वशिष्ठ गुफा कहाँ है, टिहरी में है, याद रखना है इसको आपने। वशिष्ठ गुफा है, बुद्धेश्वर गुफा है, वामन गुफा है, विश्वनाथ गुफा है, ठीक है। तो वशिष्ठ गुफा इसमें इंपॉर्टेंट है, विश्वनाथ गुफा भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन वशिष्ठ गुफा इससे पहले एग्जाम में 2 या 3 बार पूछी गई है, इसलिए महत्वपूर्ण ज्यादा है। फिर है जिले की प्रमुख नदियां कौन सी है। भिलंगना है, बालगंगा है, जलकुर नदी है, इसके बाद अगलाड़, भद्रीगाड़ और हेवल नदी, ये कुछ प्रमुख नदियां हैं। जिले की प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। अंगूठा थाली, भिलंगना परियोजना, रयात परियोजना, लंगरासु परियोजना, कोट बूढ़ा केदार परियोजना और झालाकुटी परियोजना। जिले की प्रमुख झीलें देखिए आप लोग। सहस्त्रताल मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे बड़ी झील है ये, हाँ, उत्तराखंड की। सहस्त्रताल पूरे उत्तराखंड की सबसे बड़ी झील है, जो इसको याद कर लीजिएगा आप। सहस्त्रताल, मासर ताल, चराल ताल, मजार ताल, कुश कल्याण ताल। तो सहस्त्रताल इंपोर्टेंट इसमें है और एक बार मैंने देखा है कि कुश कल्याण ताल भी पूछा गया है, ठीक है। सहस्त्रताल तो बहुत बार पूछा था क्योंकि सबसे बड़ा ताल है उत्तराखंड का। कहाँ पर है, टिहरी में। खतलिंग ग्लेशियर, ठीक है, याद रखिएगा इसको। फिर जिले के प्रमुख बुग्याल कौन कौन से। जुराई बुग्याल, खतलिंग बुग्याल और खारसोली या पवाली कांठा। खतलिंग ग्लेशियर को भी इंपॉर्टेंट है, ये इसको नोट कर लीजिएगा। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है, ठीक है, क्योंकि 2017 में इसे ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। देख लीजिएगा, 2017 में इसे ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। जिले के प्रमुख व्यक्ति देखिए आप, ये व्यक्ति तो आप खुद पढ़ सकते हैं, आपको भेजा ही मैंने डॉक्यूमेंट, पढ़ लीजिएगा इसको। इनमें जो
सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है, देखो जिनके कोई उपनाम होंगे वो तो इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। इंद्रमणि बडोनी पता ही रहता है आप सभी लोगों को, उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है इनको। तो इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। किस जिले से संबंधित है? तो टिहरी जिले से संबंधित है, ये भूलना नहीं है, ठीक है। और इनके जन्म दिवस 24 दिसंबर को 25 दिसंबर से पहले, 25 दिसंबर को क्या होता है आपको, क्रिसमस होता है ना, उससे एक दिन पहले इनका जन्मदिन होता है, जिस दिन लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। 24 दिसंबर उत्तराखंड का लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है, लिख लीजिएगा, लिखो अभी लिखो इसको, 24 दिसंबर। और ब्रैकेट में लिख देना आप क्रिसमस डे से एक दिन पहले, हमेशा याद रहेगा आपको, क्रिसमस डे से एक दिन पहले उत्तराखंड का लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है। श्रीदेव सुमन बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, श्रीदेव सुमन के नाम से पूरी यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, याद कर लीजिएगा इनको। इसके बाद गब्बर सिंह नेगी, एक गब्बर सिंह शोले के थे, एक गब्बर सिंह यहाँ भी हैं, देखिए। हरिकृष्ण रतूड़ी, नागेंद्र सकलानी, विद्यासागर नौटियाल, फिर परिपूर्णानंद पैन्योली, गोविंद चातक, तारादत्त गैरोला, फिर गोपाल सिंह राणा। देखो आप लोग खुद पढ़िएगा इन सभी को एक बार, हल्के से देखिएगा ऊपर ही ऊपर, और जहां पर आपको लगता है कि किसी का कोई उपनाम है तो उपनाम जरूर याद करिएगा। सुरेश भाई, सुंदरलाल बहुगुणा इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा इसको आप, सुंदरलाल बहुगुणा, इनको वृक्ष मानव कहा जाता है, ठीक है। फिर है इंद्र सिंह गढ़वाली, आचार्य गोपेश्वर कोटियाल, घनश्याम सैनाली, भरत सिंह रौतेला, उर्वी आदि। अब आते हैं यहाँ के मेले। तो मेले देखिए, सबसे पहला है मोड़ मेला। मोड़ का अर्थ होता है विष। यह तिमूर अथवा अटाल छाल को सुखाने के बाद उसका चूर्ण बनाकर तैयार किया जाता है, और इस चूर्ण को खलटो, बकरी की खाल से बना एक थैला होता है, में भर कर इस अवसर के लिए रखा जाता है। यह मेला मुख्य रूप से अगलाड़ नदी पे आयोजित होता है, जबकि सामान्य बरसात के मौसम से पूर्व लगभग संपूर्ण जौनसार में आयोजित किया जाता है। मौड़ उत्सव 3 रूपों में मनाया जाता है, माची मौड़, जातरा मोड़ और ओदी मोड़, ठीक है। अल्मोड़िया मेला, अब ये कंफ्यूज कर सकता है आपको एग्जाम में, ठीक है। अल्मोड़िया मेला कि अगर एग्जाम में आ जाए अल्मोड़िया मेला कहाँ होता है, जिला टिहरी, अल्मोड़ा 2 लिखेंगे तो आप अल्मोड़ा में कर सकते हैं, ठीक। तो इसको भी लिख लीजिएगा आप। अल्मोड़िया मेला कहाँ है, मोगी का मेला भी इसको कहते हैं, जौनपुर में आयोजित होता है, स्पेशली जिले के अंदर भी जौनपुर तहसील में ये आपका आयोजित होता है। परोगी मेला, तिलका देवी मेला, थियाड़ मेला, भेड़ियाल मेला, ख्यासी का मेला, जामटी मेला, श्रीकोट की थोल, ठीक है, सुरवाज का डांडा, क्यूंसर का मेला, दुबड़ी का मेला, जाग का मेला, रणभूत, नाग टिब्बा का मेला। देखो मेलों में महत्वपूर्ण क्या है क्या नहीं है कुछ नहीं कह सकते हम, क्योंकि कभी भी कोई भी मेला निकाल के पूछ देता है, फिर हमको जब एग्जाम देने के बाद हम घर आते हैं, फिर हम देखते हैं यार ये मेला कहाँ था, बुक में सर्च करते हैं, अरे यार ये तो इस जिले में था, ठीक है। तो अब ये संभव भी नहीं है कि आप हर जिले के सारे मेले याद कर सको, लेकिन बस वही है कि अगर एक एक बार आप देखते चलो इनको, बस रिपीट जो आपको लिखवाया जा रहा है, स्पेशली मेले आप सारे लिखे, एक रिवीजन मारते हुए चले, क्या पता याद रह जाए वाली बात है, ठीक है। और जो मेन मेले हैं जो पूछे आते हैं वो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, जो नहीं पूछे गए हैं क्या पता अभी पूछ दे, तो इसके लिए आप रेडी रहिएगा। जिले में कुछ संस्कृति एवं खेल क्या क्या है, देखो ऋतुरैन चैत मास की चैती गीत के रूप में गाया जाता है, लिख लीजिएगा इसको आप, ऋतुरैन। हावड़ी का खेल, ठीक है, हॉकी के रूप में खेला जाने वाला खेल है जौनपुर का। भेला तथा होल्डा खेलना। इसके बाद सराय नृत्य, लंगवीर नृत्य, मंडाण नृत्य, जीतू बगड़वाल, इसको लिख लीजिएगा, हाँ, जीतू बगड़वाल। टिहरी व चमोली के पवाड़े जागर गाए जाते हैं, जिनके अनुसार जीतू बागुड़ी गांव का निवासी था। मानशाह ने इन्हें इस गांव की जागीर दी थी। वर्तमान
में लोक देवता स्वरूप पूजे जाते हैं। जीतू बगरवाल की पूजा किस जिले में की जाती है? तो लिख लीजिएगा आप लोग, टिहरी तथा चमोली दोनों में की जाती है। ठीक है। इसके बाद धन सिंह अधिकारी, राजा रथी देव के रूप में पूजा जाता है इनको। लाल सिंह केत्यूरा, ये भी लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, जैसे हमारे कौन है, गोलजू है ना, वैसी। गंगू रमोला, सिधुआ विधुआ और सैयद। सैयद तो नाम मुस्लिम बताइए आप लोगों को, तो लिखा हुआ देखिए आप कि जो मुस्लिम मृत आत्माओं से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी, टिहरी का नया नाम स्वर्गीय दिनेश सिंह रावत के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप। उसके बाद बाकी तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ सब कुछ। ये कुछ समाचार पत्रिका है, देखिए, सत्यवीर, टिहरी टाइम्स, रियासत टिहरी गढ़वाल। जहां पर टिहरी नाम लिखा है वो तो आपको याद ही रहेगा, वो बहुत भारी चीज नहीं है। सत्यवीर उत्तराखंड, तरुण हिंद, कर्मयुग, नैतिकी, हिमालय और हम, हिम प्रवक्ता और त्रिहरी, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा। तो ठीक है, हमारा ये टिहरी वाला जो जिला है पूरा होता है अभी, फिर अब हम नैनीताल जिले के साथ अपने डिस्कशन को जारी रखते हैं। ओके, कहीं जाइएगा नहीं आप।